नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी मोटे राम शास्त्री जी। इस कहानी का प्रकाशन माधुरी पत्रिका में 1928 को किया गया था। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। पंडित मोटे राम शास्त्री जी को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में उन आंदोलनों का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न खुली और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तब अंत में उन्होंने एक तरकीब सोची। जाकर धर्मपत्नी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान करने का क्या फल मिला जो आगे मिलने की कुछ आशा करूं? धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजन का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम, तुम्हें तो जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। ऐसा कोई ही बिरला दिन जाता होगा जब निमंत्रण न मिलते हों, और चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, मैं परोसा लिए बिना भी नहीं आता हूँ। आज ही सब जजमान मरे जाते हैं क्या? मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया? संसार में कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य के साथ कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ाई भी की है? मोटे, वैद्यक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि का। 2-4 सीधे सीधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिष्गाचार्य जोड़ता हूँ। कौन पूछने आता है कि तुम भिष्गाचार्य हो या नहीं? किसी को क्या गरज पड़ी है कि मेरी परीक्षा लेता फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा। उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हरद, बहेड़ा, आंवला कुछ छाट कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना ही सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस भी बनवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। और जनता को क्या पड़ी है कि वह इन चीजों का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों पर इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखना मेरी वैद्यकी कैसी चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बुझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी? मोटे, फायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम है दवा देना। वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी मर तो नहीं जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे विकार शांत होने पर अपने ही आप अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश तो मुझे ही मिलेगा ना। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आते हैं। मैंने बहुत विचार करके देखा है। इससे अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना भी मुझे आता है। कवित्व बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उनमें जहां तहां 2-4 कवित्व भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोतों को रटाता रहा हूँ। मैंने नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन किया है और इतने दिनों बाद मुझे उनकी सफलता का मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? अब तो वो अभिलाषा भी नहीं रही। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनाने तो आती नहीं, कैसे बनाओगे? रस कैसे बनाओगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं। मोटे, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है और रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतल हो। इसके सिवाय और किसी चीज की दरकार नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 कवि तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आ जाया करेंगे। बस वही मेरे दल्लाह होंगे। उन्हीं के मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य करूंगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा,
मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न निकल जाए, न इधर के रह जाओ न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़कों को पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसीलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से बहुत चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो वह नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है, और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहां 2-4 कवित्त सुना दोगे वह खुश हो जाएगा, कुछ न कुछ देकर ही मरेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचाते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैद्यों के बाप दादाओं को भी न मालूम होंगे, और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपये में मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपये रखूंगा, और उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी बड़ी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की बार कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर में तुमने यही एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो यहां तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटे, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अपना अड्डा जमेगा। साल भर में वह धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 3-4 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूंगा। कहूंगा मैं जब तक रोग की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाछें खिल गई, बोली, अब मैं तुम्हें मान गई। अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की, अब मुझे कोई संदेह नहीं रह गया। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटेराम शास्त्री जी की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियाँ खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का रंग जम गया। वे गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी, विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने कुछ समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बार बार समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसे, नहीं तो एक दिन पछताएंगे। मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की एक रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली। तंजेब का अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर खूब दंदनाया करते थे। कई मित्रों को तो रानी साहिबा के दरबार में नौकर रख दिया गया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती? मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई एक हाथ में रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटे ले हुए कमरे में घुसे और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यूं तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते? कभी इसका पैर पकड़कर कहते, कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया नहीं आती थी। एक आदमी ने लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिक और चूना लगा करके छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है? नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे? पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रफरैट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ,
अब आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, अब सब कोई इसे 5-5 लात लगाकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार, मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ। पंच लत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाज़ें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक एक बार हाय की आवाज़ निकल जाती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलती पूजा समाप्त होने पर लोगों ने मोटे राम को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर में बिठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातः काल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो कुछ और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, अरे तुम्हारा ये हाल? हाय हाय, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी कि बहुत रबड़ी न खाओ, लवण भास्कर ले आऊं? मोटे, हाय, दुष्टों ने मार डाला। उसी चांडालिनी के कारण मेरी यह दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने भुरकस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो। हाँ, पिटे हो ना? अच्छा हुआ, तुम हो ही लातों के देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम सुनते ही कब थे? मोटे, हाय हाय रांड, तुझे भी इसी समय कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे कि ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भागना होगा, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट न भरा होगा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खा लो। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे, नहीं तो यहाँ वैद्य बनने की सूझी। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहाँ थी जब तुम पिटते थे? उसने रक्षा न की? पंडित, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग निकली, उसी के कारण तो। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री, हो तुम तकदीर के पूरे खोटे। कैसी वैद्य की चल निकली थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सब सत्यानाश कर दिया। आखिर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ी। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर एक ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में से एक भी नजर न आता था। पंडित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ऐसी और भी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।